31 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, बाय द आपकी पाठशाला द्वारा फॉर द यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, आरआरबी, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, अदर स्टेट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने 375 करोड़ रुपए में कार्किनोस हेल्थ केयर, किसका ये कार्किनोस हेल्थ केयर है, कार्किनोस हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया है? ए टाटा समूह ने, बी अदानी समूह ने, सी रिलायंस ने, या डी बिरला समूह ने? तो किसने किया है इसका अधिग्रहण? ये रिलायंस ने किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी सहायक कंपनी का RSVVL के माध्यम से 375 करोड़ रुपए में कार्किनोस हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया। यह रणनीतिक अधिग्रहण रिलायंस के हेल्थ केयर पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर केंद्रित है, खासकर एंकोलॉजी में। किसमें? ये एंकोलॉजी में। ठीक है। कार्किनोस कैंसर का शुरुआती पता लगाने और उसके उपचार में माहिर है। कौन सा कार्किनोस? इसका पता लगाने, एक कैंसर का शुरुआती पता लगाने और उसके उपचार में 60 अस्पतालों के साथ साझेदारी और इम्फाल में एक नया अस्पताल स्थापित करने की मेजबानी के साथ इस अधिग्रहण ने कैंसर देखभाल और प्रबंधन में रिलायंस की पहुंच को काफी हद तक बढ़ाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? भारत की वैश्विक रैंकिंग पूछे किसी विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। ए चौथा, बी दूसरा, सी 12वां, या डी 9वां? तो इसका भारत का स्थान है कितना? ये विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में ये चौथा है। ये चौथा। 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन को पार कर गया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा भंडार बन गया है। यह देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और पिछले एक दशक में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। यह रैंकिंग वैश्विक वित्त में भारत के बढ़ते महत्व और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी रणनीतिक स्थिति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कागेद नृत्य महोत्सव एक महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव कहाँ प्रमुखता से आयोजित किया जाता है? पूछ रहा है। कागेद नृत्य महोत्सव एक महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव कहाँ प्रमुखता से आयोजित किया जाता है? ठीक है। ए लद्दाख में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी अरुणाचल प्रदेश में, या डी सिक्किम में? इसका आयोजन होता है कहाँ पे? ये इसका आयोजन होता है सिक्किम में। कागेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में एक प्रमुख बौद्ध उत्सव है जो गंगटोक के सुकलाखांग पैलेस में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। किसमें? ये सुकलाखांग पैलेस में क्या प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नकापोस भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक चाम नृत्य की विशेषता वाला यह उत्सव बुरी शक्तियों के विनाश और शांति और समृद्धि के स्वागत का प्रतीक है। किसका? समृद्धि के स्वागत का प्रतीक है। तिब्बती बौद्ध धर्म में निहित यह सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटनों को समान रूप से आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने 27 दिसंबर 2024 को कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग चलाया? ए दक्षिण कोरिया की सांसद ने, बी जापान की सांसद ने, सी लाओस की सांसद ने, या डी थाईलैंड की सांसद ने? ए कहाँ की है? दक्षिण कोरिया के सांसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग चलाया। किस मामले में? दक्षिण कोरिया की सांसद ने संवैधानिक न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति से इनकार करने पर, किसने? ये 3 न्यायालयों को नियुक्ति से क्या किया था? इनकार कर दिया था। करने पर बढ़ते असंतोष के बीच 27 दिसंबर 2024 को कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग लगाया गया। यह घटना 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यू सुक
एओल यूसुफ एओल के महाभियोग के बाद हुई। ठीक है, यानी 14 दिसंबर को राष्ट्रपति यूसुफ एओल के पर भी महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, जब उन्होंने कुछ समय के लिए मार्शल लॉ लागू किया था। जब इस हाल के महाभियोग ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, क्योंकि यह पहली बार था जब दक्षिण कोरिया में किसी कार्यवाहक राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया गया। राजनीतिक संकट ने देश को काफी प्रभावित किया। किसको? देश को काफी प्रभावित किया, जिससे आर्थिक अस्थिरता में योगदान मिला। ये कोरियाई वान लगभग 16 वर्षों में सबसे निचले मूल्य पर पहुंच गया। डे लाइट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित विकास दर क्या है? ए 6.7 से 7.3%, बी 6.5 से 6.8%, सी 6.2 से 6.5% या डी 7.0 से 7.5%। ये कितना है? ये 6.5 से 6.8% है। डेल लाइट ने अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 से 6.8% की दर से बढ़ेगी, जो मजबूत घरेलू खपत, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटलीकरण प्रयासों से प्रेरित है। जबकि भू राजनीतिक मानव और वैश्विक तरलता बाधाओं जैसी चुनौतियां जोखिम पैदा कर सकते हैं। सेवाओं, विनिर्माण, निर्यात और स्थिर पूंजी बाजार में भारत का लचीलापन निरंतर आर्थिक विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। किस देश ने कोर्सिया को लागू करने के लिए क्षेत्र का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ए सऊदी अरब, बी कतर ने, सी बहरीन ने या डी यूएई ने? ये कौन सी है? यूएई ने। यूएई के जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी कि GCAA, ठीक है, ने कोर्सिया को लागू करने के लिए क्षेत्र में पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया, जो कार्बन ऑफसेट तंत्र के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विमानन उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक ढांचा है। ठीक है, यह नवाचार यूएई वाहकों के लिए अनुपालन को सरल बनाता है। किसके लिए? यूएई वाहकों के लिए। अस्थायी विमानन प्रथाओं और वैश्विक पर्यावरण लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता में देश के नेतृत्व को मजबूत करता है। किसका? देश के नेतृत्व को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ए 10% की, बी 20% की, सी 25% की या डी 30% की? तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 25% की वृद्धि की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बीसीआरजी सीमा में 25% की वृद्धि की है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। नई ग्रेच्युटी सीमा 1 जनवरी 2025 से 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 25 लाख रुपया कर दिया गया। यह निर्णय कर्मचारी कल्याण में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसमें? कर्मचारी कल्याण में सुधार के लिए। किसकी प्रतिबद्धता? सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें न्यायिक अधिकारी भी संशोधित सीमा से लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? ए मोहम्मद शमी ने, बी रविचंद्रन अश्विन ने, सी रविंद्र जडेजा ने या डी जसप्रीत बुमराह ने? ये रिकॉर्ड तोड़ा है किसने? जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ कितना 44 टेस्ट मैचों में हासिल किए। उन्होंने मोहम्मद शमी के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन सहित बुमराह के असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें उल्लेखनीय दक्षता के साथ यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की।
19.56 के उनके औसत ने उन्हें सब 20 औसत के साथ 200 विकेट तक पहुंचने वाला पहला गेंदबाज बना दिया, जिसने वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाजी में उनकी जगह को और मजबूत कर दिया है। बैंकॉक में उद्घाटन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किसने तीसरा स्थान हासिल किया? ए लक्ष्य सेन, बी एलेक्स लेनियन, सी हु झेआंग, डी किदाम्बी श्रीकांत ने। तो ये तीसरा स्थान हासिल किया किसने? ये लक्ष्य सेन ने। अल्मोड़ा के 23 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने बैंकॉक में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने कांस्य पदक के प्ले ऑफ में फ्रांस के उभरते सितारे एलेक्स लेनियर को 21-17, 21-11 के शानदार स्कोर से हराया। यह उपलब्धि सेमीफाइनल में मामूली अंतर से चूक के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लक्ष्य के लगातार प्रदर्शन और लचीलेपन को उजागर करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? ठीक है, ए केरल के, बी तमिलनाडु का, सी पुडुचेरी का, या डी आंध्र प्रदेश का। तो इसका मतलब ये पुडुचेरी प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक। ये प्रतिशत कितना है? ये प्रतिशत 53.03%। ये इतने महिलाओं ने मतदान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी 53.03% महिला मतदाताओं के साथ देश में सबसे आगे रहा, जिससे यह महिला मतदाताओं के उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य अवलिक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि चुनावी प्रक्रिया में समावेशिता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में क्षेत्र के प्रयासों को उजागर करती है। महिला मतदाताओं की समग्र वृद्धि और चुनाव में उनकी भागीदारी को देखते हुए यह उपलब्धि विशेष रूप से क्या उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए SVAR प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, या डी राजस्थान में। कहां पर लॉन्च किया था? ये कहां पर? गुजरात में लॉन्च किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कहा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। 25 दिसंबर को SVAR यानी कि भाषा और लिखित विश्लेषण समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए पहुंच में सुधार करना और भाषा की बाधाओं को दूर करना है। भाषणी टीम के साथ विकसित यह प्लेटफॉर्म AI संचालित स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक को एकीकृत करता है यानी इंटीग्रेटेड करता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना टाइप किए प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं, यानी बातों से, वॉइस से। यह पहल सरकारी सेवाओं को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाकर समावेशिता और जीवन को आसान बनाने के गुजरात के प्रयासों के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किया? ए चीन ने, बी जापान ने, सी जर्मनी ने, या डी फ्रांस ने। तो ये अनावरण किसने किया? ये चीन ने। चीन ने CR 450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन पेश की, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। यह नवाचार CR 400 फिक्सिंग से आगे निकल गया और गति, ऊर्जा दक्षता और शोर में कमी के मामले में एक मानक स्थापित करता है। CR 450 को अपने व्यापक 47,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क में एकीकृत करने की योजना के साथ चीन रेल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने में अग्रणी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास योजना। क्या ये योजना है? विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर विवादों को हल करने की नई सीमा क्या है? ये आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया दूसरा विवाद से विश्वास योजना के तहत आयकर विवादों को हल करने की नई समय सीमा क्या है? ये 30 अप्रैल 2025, बी
31 जनवरी 2025, सी 28 फरवरी 2025 या डी 31 मार्च 2025। तो नई समय सीमा कितना, ये 31 जनवरी 2025 उसकी नई समय सीमा। आयकर विवादों को निपटाने के उद्देश्य से शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, जिससे नई समय सीमा 31 जनवरी 2025 तय की गई है। इस विस्तार से करदाताओं को कम निपटान राशि का लाभ उठाने के लिए अत्यधिक समय मिल जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने समय सीमा तक घोषणा की है। योजना की स्तरीय लाभ संरचना पहले घोषणाओं को प्रोत्साहित करती है और विवाद समाधान को प्रोत्साहित करती है, जिससे यह भारत के कर ढांचे में मुकदमेबाजी को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। थैंक यू, धन्यवाद।